बीजेपी भारत देश है, बीजेपी राष्ट्र है। यस, ये मैंने कहा है और स्पष्ट तौर पर कहा है और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि गठबंधन की मजबूरी थी और मजबूरी में हमें काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है, ये हम इसको मानते हैं। मतलब सत्ता में रहना ही एकमात्र लक्ष्य था कि सत्ता कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि डर के चलते घोषणाएं हो रही हैं? क्योंकि अगर ये घोषणा है, ये काम जो अभी आप कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन सिस्टम में सुधार या और चीज़ें कर रहे हैं, अगर ये सरकार में पहले हो जाती तो लोकसभा चुनाव के नतीजे कुछ पक्ष में हो सकते थे। हमारे सनी शर्मा जी ने सभी का परिचय आपको दे दिया है। मेरे सभी प्रेस के मित्र, छायाकार, पत्रकार और सोशल मीडिया के मेरे बंधुओं को मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज भारत माँ के महान सपूत स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती है। 6 जुलाई 1901 को कोलकाता के अंदर आशुतोष मुखर्जी जी के यहाँ उनका जन्म हुआ था। केवल मात्र 28 साल की आयु के अंदर वो बंगाल असेंबली के मेंबर बने, मंत्री बने। वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट जब आज़ादी के बाद बनी 1947 में, उसमें नेहरू मंत्रिमंडल के अंदर वो शिक्षा मंत्री बने। जब पंडित नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को रियायतें देते हुए उनको प्रधानमंत्री के पद की संज्ञा दे दी, कश्मीर के अंदर अलग झंडा उनका मान लिया गया और अलग सी संवैधानिक व्यवस्थाएं वहाँ पर जम्मू कश्मीर में मान ली गई। तो उसके विरोध स्वरूप उन्होंने त्यागपत्र देके एक नारा दिया पूरे देश को कि एक ही देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, अखंड भारत का हिस्सा है। इसके अंदर अलग से संवैधानिक व्यवस्थाएं मुझे स्वीकार नहीं है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर परमिट लेके प्रवेश करें। मैं इस व्यवस्था को तोड़ते हुए बिना परमिट के श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर जाऊँगा। और जैसा कि पूरे देश को पता है, इतिहास के पन्नों के ऊपर दर्ज है, तो बिना परमिट के जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर हुए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 23 जून 1953 को संदिग्ध परिस्थितियों में वहीं श्रीनगर की जेल के अंदर उनका स्वर्गवास हुआ, उनका निधन हुआ। आज ऐसे महान भारत माँ के सपूत के जन्मदिन के ऊपर, उनकी जयंती के ऊपर हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए। इसके साथ साथ मैं हरियाणा सरकार के संबंध में आपके सामने कहने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। जब से मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा की बागडोर संभाली है, एक के बाद एक जनता के कल्याण के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए फैसले किए जा रहे हैं। बहुत बड़ा फैसला तो भारत का जनप्रतिनिधित्व का एक पहला अंश तो है, पहला अंग होता है, पहली सीढ़ी होती है सरपंच गाँव के। उनको 21 लाख तक के काम करवाने की व्यवस्था उनको दे दी गई। बहुत सी अन्य छूटें और एक बहुत बड़ा जो लोकतंत्र के अंदर जो फैसला किया गया कि जब भी कोई कार्यक्रम होगा सरकारी तो डीसी एसपी के साथ सरपंच की कुर्सी लगेगी। और उससे भी बड़ा एक जनतांत्रिक जो निर्णय किया गया, ये किया गया कि जो ग्राम सचिव होता है उसकी ACR के ऊपर गांव का सरपंच टिप्पणी लिखेगा। ये बहुत बड़ा फैसला है लोकतंत्र के अंदर। उसके साथ साथ पूरे हरियाणा प्रदेश में गरीब वर्ग के जितने लोग भी प्लाट लेने से वंचित रह गए थे अम्बेडकर आवास योजना के तहत, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, जिनमें रोहतक के अंदर मैं प्रमुख था और मुख्यमंत्री जी ने पानीपत से इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, पूरे प्रदेश के अंदर उनको प्लाट देने के लिए, और जो पेंशन से वंचित रह गए थे उनको पेंशन देने के लिए अभियान की शुरुआत की और सबको दे दी गई। उसी के साथ से एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक निर्णय हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ है। और मेरी तो बहुत समय से ये मांग थी कि हरियाणा प्रदेश में बहुत सी ऐसी गरीब जातियाँ हैं जो जनजातीय श्रेणी के अंदर आ सकती हैं। जैसे हमारे यहाँ सिकलीगर है, सपेरा है, सिंगी काट है, ओड है, बाजीगर है, गाड़िया लोहार है, टपरीवास हैं। तो इस किस्म की काफ़ी जातियाँ ऐसी हैं जिनकी जनजातीय श्रेणी की हम व्यवस्था कर सकते हैं और उनको ऊपर उठाने के लिए व्यवस्थाएं जनजातीय आधार के ऊपर हो सकती हैं। काफ़ी समय से उन लोगों की मांग थी और हमने भी 2009 के अंदर मैनिफेस्टो के अंदर भी ये बात रखी थी कि हमारी सरकार आएगी तो इसकी व्यवस्था हम करेंगे। माननीय नायब सिंह सैनी जी ने परसों ही ये बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि भारत के अंदर ऐसे हरियाणा प्रदेश में ऐसी जातियाँ जो कुछ पिछड़े वर्गों में शामिल हैं और कुछ ज़्यादातर ऐसी समाज में हैं, उन जातियों को पूरा चिन्हित तो कर लिया गया है। पहले उनके लिए एक घुमंतु विकास बोर्ड की स्थापना की थी
अब उनके विकास के लिए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वित्त निगम की व्यवस्था की जाएगी और उसके साथ साथ उनका पूरा का पूरा एजेंडा बना के और हरियाणा सरकार की तरफ से पास करके और जनजातीय मंत्रालय को भेजा जाएगा। उसके बाद जनजाति आयोग केंद्रीय विषय जाएगा और जब उनको जनजाति का दर्जा हरियाणा प्रदेश में मिल जाएगा तो उनका एकदम से विकास का युग आ जाएगा। जैसे राजस्थान के अंदर कई जातियाँ ऐसी थी जो काफ़ी समय से बैकवर्ड थी, विशेष तौर पर मैं मीणा समाज की आपके सामने चर्चा करूँगा। जिस दिन से मीणा समाज को जनजातीय दर्जा मिला, आज कितने हरियाणा प्रदेश में भी IAS IPS मीणा समाज से हमारे सरकार के अंदर हैं। तो ये लोग भी अवसर की प्रतीक्षा में थे कि अगर इनको अवसर मिलेगा तो इनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और जिस दिन इनको जनजातीय दर्जा मिल जाएगा, मैं मानता हूँ कि एकदम ये ऊंची श्रेणी के अंदर आ जाएंगे, इनका विकास हो जाएगा। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने लिया है। उसके साथ साथ बहुत सी जो समस्याएं पोर्टल के माध्यम से आती थी, उनके समाधान के लिए रोज़ाना अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 2 घंटे बैठ के और वो इनका समाधान, जनता का इन समस्याओं का समाधान करें। एक और निर्णय हमारी हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा लिया है, जो निगमों के अंदर चेयरमैन हैं उनके भी फाइनेंशियल अधिकार बढ़ाए गए हैं और उनके साथ साथ उनको काम करने की और भी ज़्यादा आज़ादी दी गई है कि बहुत यानी जिस दिन से वो कुर्सी के ऊपर आए हैं, एक से एक बात अद्भुत है और आश्चर्यजनक और जनता के हित के फैसले ले रहे हैं। और इसके आधार पर हम दावा कर सकते हैं कि हम आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में हमारा कार्यकर्ता आज से इतना उत्साहित है कि बहुत अच्छे बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में। जैसा भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भी डिक्लेयर करके गए हैं कि अगला हरियाणा प्रदेश का जो चुनाव होगा वो नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में होगा। इसको लेकर आम कार्यकर्ता के अंदर भारी उत्साह है और आगे आगे आप जैसा आप देखेंगे, बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो बहुत बड़ी डिमांड थी कि हमारा जो 6 लाख का क्रीमी लेयर का जो सीमा लगा दी गई थी, मनोहर जी का इसमें मकसद गलत नहीं था, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी सीनियर चपरासी की भी 50,000 से कम तनख्वाह नहीं है। तो 6 लाख रुपये क्रीमी लेयर के कारण हमारे क्लास 3 और क्लास 4 के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके बच्चे बैकवर्ड का सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते थे। वो भी डिक्लेयर कर दिया मुख्यमंत्री जी ने कि सेंटर का जो पैटर्न है जो 8 लाख का और उसमें क्लास 3 और 4 की इनकम सैलरी की और उनकी अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम है उसको भी कलम नहीं किया जाएगा। ये भी बहुत बड़ा फैसला है। इससे बहुत गरीब परिवारों के बच्चों के बैकवर्ड के सर्टिफिकेट बन जाएंगे और वो केंद्र की सरकार में और जो प्रदेश की सरकार में नौकरियां हैं उनमें वो अप्लाई कर सकेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन में जो अनोमली थी, क्योंकि क्लास 1 और 2 में अभी भी रिजर्वेशन 15% है और क्लास 3 और 4 में 27% है। ए और बी कैटेगरी में 16+11 के हिसाब से हरियाणा प्रदेश में ये व्यवस्था है। तो उन्होंने कहा कि इसकी भी हमें आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक रिजर्वेशन का पैटर्न एक ही हो। यानी मेरा कहने का मतलब यह है, जो भी गरीब आदमी के हित के लिए जितनी भी बातें हैं उन एक एक को चिन्हित करके नायब सिंह सैनी जी उनके हित में निर्णय ले रहे हैं। और एक और निर्णय उन्होंने लिया है, भवन निर्माण कारीगर कल्याण बोर्ड के पास बहुत बड़ा पैसा पड़ा हुआ है। जिस समय हरियाणा सरकार में नायब सिंह सैनी जी मंत्री थे तो श्रम रोजगार का विभाग उनके पास था। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं हरियाणा में चेयरमैन था। हम हर सप्ताह किसी न किसी इलाके के अंदर शिविर लगा के हज़ारों लोगों को, किसी को ट्राईसाइकिल, किसी को साइकिल, किसी को औजार खरीदने के पैसे, किसी को प्रसूति का खर्चा, किसी को मातृत्व अवकाश का खर्चा, किसी को कन्यादान की राशि, करोड़ों करोड़ों रुपया हर हफ्ते सैनी साहब वितरित किया करते थे। लेकिन 2019 में हमारी गठबंधन की सरकार बनी और ये महकमा हमारे गठबंधन के साथी के पास चला गया। उसके बाद गरीब आदमी को कोई लाभ नहीं मिला और हमारी सरकार की मजबूरी थी, मंत्रिमंडल उनके पास था। लेकिन जैसे ही ये मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने फिर उस विषय को उठाया और एक ही दिन में 80 करोड़ रुपया गरीबों के खाते में कन्यादान की राशि को डाल दिया और ये भी आगे डिक्लेयर कर दिया कि जिस भी गरीब की बेटी की शादी हुए उसमें कन्यादान की राशि शादी के बाद नहीं, शादी से 3 दिन पहले मिलेगी। तो इस किस्म के जनहित के फैसले रोज़ाना हरियाणा सरकार कर रही है और हम समझते हैं कि इससे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, जनता में भारी उत्साह है और जनता नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक बेहतरीन मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है। और हमें उम्मीद है कि 2024 का जब भी विधानसभा चुनाव सितंबर अक्टूबर में आएगा तो फिर हम पुनः हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाएंगे। उसमें आप सबका, मीडिया के बंधुओं का, पत्रकार छायाकरों मित्रों का भी हमें सहयोग अपेक्षित रहेगा
कि हमारी कमी हमें बताते रहें और हमारे जो अच्छे कार्यक्रम सरकार की तरफ से हो रहे हैं उनको जनता के अंदर ले जाते रहें। आपसे भी हमारी ये अपेक्षा रहेगी। इसी के साथ आप जो आए, आपने हमारे से बातें की, पूरी बात की, मैं पूरे प्रेस के सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। झांगड़ा जी, आपने कहा हमारी मजबूरी थी। मजबूरी में जनता का नुकसान कितना ही हो जाए, सत्ता जरूरी थी। कौन सी मजबूरी? जेजेपी के साथ। हाँ, यस, ये मैंने कहा है और स्पष्ट तौर पर कहा है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गठबंधन की मजबूरी थी और मजबूरी में हमें काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है, ये हम इसको मानते हैं। मतलब सत्ता में रहना ही एक एकमात्र लक्ष्य था कि सत्ता रखनी चाहिए। नहीं, उसमें सत्ता में रहते हुए अच्छे निर्णय भी हम बहुत कर पाए हैं, अच्छी तरह से नहीं निभाई। बाकी अन्य जो निर्णय हरियाणा सरकार ने किए हैं गठबंधन के माध्यम से, वो जनता के हित के किए हैं। मैंने एक विभाग का जिक्र किया है, श्रम और रोजगार विभाग का। दूसरा सवाल, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि डर के चलते घोषणाएं हो रही हैं? क्योंकि अगर ये घोषणा है, ये काम जो अभी आप कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन सिस्टम में सुधार या और चीज़ें कर रहे हैं, अगर ये सरकार में पहले हो जाती तो लोकसभा चुनाव के नतीजे कुछ पक्ष में हो सकते थे। हम सबको इतिहास से सीखना चाहिए और हम भी सीख के कर रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं डर है, डर नहीं है, डर नहीं है। अगर हमने किसी स्कीम में कोई कमी देखी है, हमेशा सुधार की एक प्रक्रिया संसार में चलती रहती है, संसार का नियम है सुधार। और जब हम कोई नई व्यवस्था देते हैं तो उसमें कोई न कोई कमी भी हो सकती है और होती है तो उसमें सुधार की भी व्यवस्था होती है। तो ये सुधारात्मक प्रक्रिया है, कोई डर की बात नहीं है। पर लोकतंत्र के अंदर चुनाव आते हैं और चुनाव में जनता के हित के लिए फैसले किए जाते हैं, वो डर की बात नहीं होती, जनता के हित की बात होती है। कुछ लेट हो गए, मतलब कांग्रेस तो कहती है ना कि चुनाव नजदीक है, इसलिए डर के मारे कर रही है। देखिए, बात ये है, हमारा कांग्रेस वाला चरित्र नहीं है कि जाते जाते लोगों के लिए कुछ फैसले कर जाएं। लेकिन ये हमारी जब पार्टी ने नायब सिंह सैनी जी को बनाया है और मनोहर लाल जी को केंद्र के अंदर उनका जो भी तजर्बा है उनका लाभ लेने के लिए वहाँ पर बहुत बड़ा मंत्रालय दिया है, तो सोच विचार करके जिन व्यवस्थाओं में जो कमी रही है, तो हालांकि मकसद मुख्यमंत्री जी का पहले वाले का भी कोई गलत नहीं था। वो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से विकास की व्यवस्था देना चाहते थे। लेकिन देश में इतना बड़ा आबादी का घनत्व है कि एकदम सारी व्यवस्थाओं की समझ आ जाना जनता को एकदम संभव नहीं होता। और हम ये मानते हैं कि धीरे धीरे इनका लागू करना चाहिए था, लेकिन एकदम होने में कुछ थोड़ा सा उलझाव हुआ है और अब उन व्यवस्थाओं का सुधार हो रहा है। क्या आपको लगता है कि जो ये कमियां रहीं उसकी वजह से लोकसभा चुनाव में आपको खामियाजा होगा? देखिए, दोनों ही बात होती हैं। कुछ कमियां होती हैं और कुछ हमारे खिलाफ इतना ज़बरदस्त प्रचार किया गया कि मोदी जी आए तो ये पूरे संविधान को बदल देंगे, दलितों का आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, और इतना जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई कि उसमें कुछ परसेंटेज वोट भ्रमित होकर हमारे खिलाफ चला गया। लेकिन वोट की परसेंटेज भी आज भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं, जब अब आज कांग्रेस के दफ्तर के अंदर लोग खड़े खड़े उनको गालियाँ दे रहे हैं कि बताओ 8,500 रुपये महीना आपने कहा था कि खटाखट आपके खाते में आ जाएंगे, 1 लाख रुपया महीना हर महिला को मिल जाएगा। अब वो कूपन लिए खड़े हैं और कांग्रेस के लोगों को गाली दे रहे हैं, तो आने वाले चुनाव में वो उनको बख्शेंगे? तो ऐसे लोकतंत्र के अंदर जो तरीके नहीं अपनाने चाहिए वो तरीके कांग्रेस ने अपनाए। उसमें दुष्प्रचार भी है और जनता को लुभाने के लिए गलत तरीके, जैसे मैंने बताया कि 1 लाख रुपये साल के दे दिए जाएंगे, 8,500 रुपये हर महीने आपके खाते में आ जाएंगे, उनको साइन करके कूपन दे दिए गए और आज वो उनके दरवाजे के ऊपर खटाखट कर रहे हैं। वो खटखट कहाँ रह गए, वो पैसे कहाँ गए हमारे? तो ऐसी चीज़ें एक बार काट की हांडी चढ़ जाती है, लेकिन फिर वो दोबारा नहीं चढ़ती है। कांग्रेस का जो एक बार जो उन्होंने भ्रमित किया वो सारी जनता के सामने आ गई है और अब आने वाले समय फिर वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि अंतिम में सत्य की विजय होती है। अच्छा सर, हाथरस में जो घटना घटी है उसको किस तरह से देखते हो? क्योंकि बाबाओं पर आप पहले भी बोलते रहे, क्या बाबा के ऊपर मामला दर्ज नहीं होना चाहिए, FIR नहीं होनी? देखिए, काफ़ी संवेदनशील विषय है कि किसी भी आयोजन में इस तरफ भगदड़ मचना और इतने लोगों की जान चला जाना, ये मैं तो अपने व्यक्तिगत तौर पर बार बार ही कहता हूँ, और जैसा रोज़ाना भी हमारे सारे मीडिया में भी आता है और हमारे शास्त्र भी कहते हैं, हमारी जो ख़ास तौर पर गांव की ग्रामीण जनता और औरत क्योंकि ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, वो ज़्यादा भावुक होती हैं, उनकी संवेदनाओं को इस किस्म के बाबा ब्लैकमेल करते हैं। इस किस्म के जो भोली भाली जनता होती है उसको ब्लैकमेल करते हैं इस किस्म के लोग, और वो इसका फ़ायदा उठाते हैं और ऐसे चेले बना लेते हैं
लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आबादी का जैसे मैंने बताया इतना घनत्व है कि उसमें किस किस को आप रोकोगे। कोई भी कोई न कोई संत खड़ा हो जाता है और कोई न कोई अपना पंथ चला लेता है। और आपने भी देखा है सबने कि उसमें ज़्यादातर महिलाएं भाग लेती हैं और वही फिर इस किस्म के हादसों का शिकार भी ज़्यादा होती है। तो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय में इस किस्म के आयोजनों का एक ऐसा आचार संहिता बननी चाहिए कि वहाँ पर व्यवस्था सुचारू रूप से हो, पानी की भी व्यवस्था हो, किसी भी आगजनी की दुर्घटना हो जाए तो उसको बुझाने की व्यवस्था हो, कहीं को भगदड़ ना मचे, जनता को इनग्रेस के लिए आउटग्रेस के लिए निकलने के लिए सही रास्तों का प्रबंध किया जाए। और दम घुट के मरे हैं काफ़ी लोग, तो वहाँ पर वेंटिलेशन की पूरी सुविधा हो। आगे जैसे भी आयोजन हो इस किस्म के, जिस भी प्रदेश में हो, वो प्रदेश सरकारों को सभी को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि ऐसे आयोजनकर्ता को ऐसी नियमावली के तहत मंजूरी लेके आयोजन करने का जब उनको परमिट मिले, ताकि जनता को आइंदा ऐसी किसी त्रासदी को ना भुगतना पड़े। सर सवाल मेरा ये नहीं था, परमिशन उन्होंने ली हुई थी तो कुछ आदमियों के लिए 80,000 की, 2 लाख से ज़्यादा के आदमी पहुँच गए थे। मेरा सवाल ये है कि उस बाबा पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, दोषी को नहीं इस घटना में। सर देखिए, व्यवस्थाओं के लिए तो बराबर बाबा भी जिम्मेवार है। केवल मात्र किसी एक व्यवस्था के ऊपर जिम्मेदारी डाल के तो हम उसकी तीसरी नहीं कर सकते हैं। उससे भी पूछताछ होनी चाहिए कि आपने इतने लोगों के प्रबंध की जब आपको उम्मीद थी तो आपने उसके लिए उचित प्रबंध व्यवस्था के लिए कार्यकर्ता क्यों नहीं खड़े किए, उनसे पूछना चाहिए। केवल पूछना चाहिए, मामला दर्ज होना। जब पूछेंगे तो अपने आप ही मामला दर्ज हो जाएगा। उसको अगर दोषी तो वो भी होगा। कोई भी आदमी अगर इस किस्म के आयोजन करता है तो उसको पहले उसकी व्यवस्थाओं को भी पूरा जायजा लेना चाहिए कि अगर भविष्य में ऐसी कोई घटना घट जाए। देखिए, कुंभ के मेले से पहले भी सरकार व्यवस्थाएं करती है, पुल नए बनाती है, टॉयलेट्स की व्यवस्था करती है, हॉस्पिटल्स की व्यवस्था करती है, पुलिस की व्यवस्था करती है, ट्रैफिक की कंट्रोल की व्यवस्था करती है। फिर भी कभी ना कभी कोई ऐसा हो जाता है कि भगदड़ मच जाती है। एक बार हरिद्वार में भी पुल टूट गया था, वहाँ भी काफ़ी ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी। वो तो लेकिन फिर भी ये व्यक्तिगत है। कुंभ तो एक बहुत बड़ा पूरे देश का पर्व है, ये एक व्यक्ति विशेष का मामला है। और ऐसे जो बाबा लोग हैं उनके ऊपर भी एक आचार संहिता लागू करके उनको ऐसी व्यवस्थाओं के अंदर करना चाहिए कानून के दायरे में कि आइंदा जनता को ऐसी तरह की झेलनी ना पड़े। आप शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो यहाँ पे अब तक तो कोई जो अनुसूचित जनजाति है, हाँ, अब तक नहीं थी। अब तक कोई भी नहीं, अब तक कोई नहीं। तो अभी कितनी जनजातियों को या कितनी कम्युनिटीज को इसमें लाना अभी है? जैसे 20 के लगभग जातियों को चिन्हित किया है, जिनमें जैसे सपेरा है, उनका पहनावा भी अलग है, बोल भी अलग है, उनकी एक जगह रहने की व्यवस्था भी, वो घूम के काम करते हैं। सिकलीगर है, वो घूम के सारा काम करते हैं। सिंगी काट है, वो घूम के करते हैं। गाड़िया लोहार है, वो घूमकड़ है, उनकी ड्रेस भी अलग है, उनका बोली भी अलग है, उनका रिहायश भी अलग है। जो जनजातीय जातियों का जो एक पैमाना होता है, उस पैमाने के ऊपर काफ़ी जातियाँ हमारी हरियाणा में उतरती हैं और काफ़ी लंबे समय से उनकी मांग थी। और मुख्यमंत्री जी ने इस कदम के माध्यम से बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। उनको अगर जनजाति का जिस दिन दर्जा मिल जाएगा तो एकदम वो पिकअप कर देंगे। तो अभी किस स्टेटस पे है ये मामला? अभी उन जनजातियों को चिन्हित कर लिया। जैसे अब प्रदेश सरकार उसका प्रस्ताव बना के एसटी कमीशन को भेजेगी, हाँ, सेंटर केंद्रीय मंत्रालय को भेजेगी। वो एसटी कमीशन के पास जाएगा, क्योंकि कमीशन को संवैधानिक अधिकार है। जैसे बैकवर्ड कमीशन को संवैधानिक अधिकार मोदी जी ने दिया है। जिस कमीशन को संवैधानिक अधिकार होता है, उस कमीशन के फैसले को सरकार को इम्प्लीमेंट करना ही होता है। फिर उसमें इफ एंड बट नहीं होता, कोई कटौती नहीं होती। ये बहुत अच्छी व्यवस्था मोदी जी ने की है कि संवैधानिक अधिकार दे दिया। तो उस कमीशन के पास जाएगी। हम पार्लियामेंट में इस विषय को फिर मैं रखूँगा। मैंने पार्लियामेंट में अब भी रखा था, मैंने मुंडा जब मंत्री थे इस विभाग के, कि हरियाणा में ऐसी जातियाँ हैं उनको शामिल किया जाए। तो उन्होंने कहा था कि आप प्रदेश से प्रस्ताव भिजवा दो, हम शामिल कर देंगे। अब मुंडा जी तो हार गए, अपने समीर ओरांव जी जो बने हैं वहाँ के मंत्री, तो ओरांव जी है, पता नहीं नाम, उड़ीसा से, तो वो बने हैं मंत्री। अब उनके पास ये जाएगा मैटर, हम वहाँ से इसको परस्यू करेंगे और उन जनजातियों को दर्जा दिलवाएंगे। तो अभी प्रोसेस में है? हाँ, प्रोसेस चालू हो गया। और भेज दिया जाएगा उनको ST प्रोसेस चालू होने के बाद लागू हो ही होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की जो घोषणा होती है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल है। वो भी मुख्यमंत्री का जो पद है बहुत बड़ा पद होता है, और उनकी जो घोषणा होती है, समझ लो कि उसके ऊपर अमल शुरू हो गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पूरे दुनिया के अंदर, पूरी देश के अंदर राजीव गांधी राहुल गांधी जी के इस बयान के ऊपर चर्चा हो चुकी है
कि पूरे एक समाज को टारगेट करके कि हिंदू मतलब हिंसा, हिंदू मतलब क्या क्या उन्होंने कहा है, और वो भी सदन के अंदर कहा है। तो उन बातों का तो जितना भी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, उतनी कम है। और सारा देश ये मानता है भाई वो बिना बुद्धि के बोलता है। ये देश का दुर्भाग्य है कि इस किस्म का आदमी देश के विपक्ष के नेता के पद के ऊपर है। लेकिन लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र के अंदर पता नहीं किसको कहाँ बिठा दें। अब उसको झेलेंगे जितने दिन आया झेला जाएगा। क्या हिंदू का सवाल ये था क्या बीजेपी हिंदू है और इस राष्ट्र के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके कल्याण के लिए है। किसी कानून में ये नहीं लिखा है कि आयुष्मान भारत कार्ड केवल हिंदुओं का बनेगा। किसी में ये नहीं लिखा है कि PMIY योजना का जो मकानों का लाभ है केवल हिंदू को मिलेगा। कहीं ये नहीं लिखा है कि उज्ज्वला योजना के तहत जो कनेक्शन मिलेंगे केवल हिंदू औरतों को मिलेंगे। लेकिन ये राष्ट्र के लिए काम करती है बीजेपी, देश के लिए काम करती है। इसलिए हमारा मकसद है राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम। हाँ ना, मैं कहता हूँ राष्ट्र प्रथम, यही है मेरा। तो इसलिए बीजेपी तो कहीं भी बीजेपी ने कहीं किसी मैनिफेस्टो में, कहीं किसी वायदे में ये नहीं किया है कि ये योजना तो सिर्फ हिंदुओं के लिए होगी। भारत का जो भी नागरिक है, वो किसी भी धर्म संप्रदाय से है, गरीब व्यक्ति है, सबके लिए वो योजनाएं बनती हैं, सबके लिए लागू होती हैं। और आपने पढ़ा भी होगा अखबारों में कि एक गांव के अंदर 5000 मुस्लिम परिवार थे, और उनमें से 3000 से ऊपर लोगों को PMAY के तहत उनके मकान बन गए। अगर वो फिर भी अगर धर्मांधता में आके अगर कोई वोट ना दे तो दुष्प्रचार का नतीजा है। सब तो मैं यही कहता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी भारत के नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनके लिए, सबके लिए योजनाएं बनती हैं, सबको बराबर लाभ मिलता है। नहीं, अब राम मंदिर इस देश के करोड़ों लोगों का एक आस्था का केंद्र है। और बाबर जैसे आतताई ने, एक विदेशी ने हमारी उस आस्था को समाप्त करने के लिए उसके ऊपर चोट की थी, बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। और ऐसा जो देश की संस्कृति के सभ्यता के ऊपर जो कलंक था वो पहले मिटा देना चाहिए था। अगर बीजेपी ने वो संकल्प लिया तो उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की श्रद्धा का जो एक सम्मान किया गया है, उसके लिए बीजेपी भी सम्मान की बात रखती है। सनातन एक संस्कृति है जिसमें सबका सम्मान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो संकल्प लेती है कि सब सुखी रहो, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी रहो, सब सुखी रहो। सनातन एक ऐसी संस्कृति है, वीरेंद्र सिंह को पता नहीं सनातन संस्कृति के पूरे विश्लेषण का पता है कि नहीं। आर्य समाजी में भी हूँ। सुरेंद्र जी, जागदा जी ने पूरा स्वाध्याय कर रखा है, इसको किसी दिन अलग से डिबेट कर लेंगे। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जलपान अवश्य लेकर के जाएं।